चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, इसमें क्या क्या समाहित है और कौन कौन सी बातें जोड़ी गई हैं, इन बातों को जोड़ने के पीछे क्या तर्क हैं, इन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि भारत की संविधान सभा द्वारा 4 नवंबर 1948 को ये बैठक प्रारंभ हुई और संविधान सभा के पटल पर बहस के लिए मसौदा रखा गया। यह मसौदा 8 माह तक लोगों के सुझाव, सुधार तथा आक्षेप दर्ज कराने हेतु उपलब्ध था और यह भारतीय सभा की बैठक प्रातः 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में आरंभ हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद पर आसीन थे और इस दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मसौदे पर अब हमें वाद विवाद प्रारंभ कर देना चाहिए, चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। और उन्होंने हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से निवेदन किया कि वे अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करें। तो इसमें माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुंबई जनरल से थे उस समय। तो अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि मसौदा समिति द्वारा तय किए हुए विधान के मसौदे को मैं सभा के समक्ष उपस्थित करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। इसके बाद कुछ आक्षेपों का खुलासा किया बाबा साहब ने और उनमें से एक यह बात भी थी कि इसमें निर्देशात्मक सिद्धांत रखे गए हैं। ये सिद्धांत परिषदात्मक प्रजातंत्र के लिए निर्मित विधान का एक उल्लेखनीय विशेषता है। परिषदात्मक प्रजातंत्र के लिए निर्मित अन्य विधानों में केवल आयरिश स्वतंत्र राज्य के विधान में ही ये सिद्धांत रखे गए हैं। जो आयरलैंड का विधान है उसमें ही ये निर्देशक सिद्धांत रखे गए हैं। इन्हें नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। इन निर्देशात्मक सिद्धांतों की आलोचना हुई। यह कहा गया कि ये सिद्धांत केवल पवित्र घोषणा के ही रूप हैं। इनमें दायित्व आरोपित करने की शक्ति नहीं है। निश्चय ही यह आलोचना व्यर्थ और अनावश्यक है। स्वयं विधान में यह बात कई शब्दों में कही गई है। अगर यह कहा जाए कि इन निर्देशात्मक सिद्धांतों के पीछे कानून का कोई बल नहीं है तो मैं इसे मानने को तैयार हूं, किंतु यह मानने को मैं कदापि तैयार नहीं हूं, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि दायित्व आरोपित करने की इनमें कोई शक्ति है ही नहीं। और ना मैं यह मानने को तैयार हूं कि चूंकि इनके पीछे कोई कानूनी बल नहीं है इसलिए ये व्यर्थ हैं, बेकार हैं। ऐसा नहीं है। ये निर्देशात्मक सिद्धांत उस आदेश पत्र के समान है, यानी आदेश के समान है जो कि 1935 के एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार भारत के गवर्नर जनरल को और उपनिवेशों के तथा भारत के गवर्नरों को जारी करती थी। इस मसौदे में प्रधान को तथा गवर्नरों को ऐसा आदेश पत्र जारी करने की बात रखी गई है। इन आदेश पत्रों की इबारत आपको विधान की चौथी अनुसूची में मिलेगी, जिसे हम
निर्देशात्मक सिद्धांत कहते हैं, वह वस्तुतः आदेश पत्र का ही एक दूसरा नाम है। अंतर केवल इतना है कि ये सिद्धांत विधानमंडल एवं अधिशासी वर्ग के नाम जारी किए गए आदेश हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था अभिनंदनीय होनी चाहिए, स्वागत योग्य होनी चाहिए, जहां भी शांति व्यवस्था एवं उत्कृष्ट शासन यानी अच्छे शासन के लिए बिना किसी विशेष उल्लेख के अधिकार दिए जाते हैं। कोई उल्लेख नहीं किया जाता अधिकारों का, लेकिन वो दिए जाते हैं। यह आवश्यक होता है कि इन अधिकारों के प्रयोग के अनियमन के लिए साथ में आदेश अवश्य हो। विधान में ऐसे आदेशों को शामिल करना, जैसे कि प्रस्तुत विधान में प्रस्तावित है, एक और कारण से उचित हो जाता है। विधान का मसौदा जिस रूप में यह है, देश के शासन के लिए केवल एक व्यवस्था मात्र बना देता है। यह किसी दल विशेष को अधिकार रूढ़ करा देने की योजना नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। अधिकारारूढ़ कौन हो, इस बात का निर्णय जनता पर छोड़ दिया गया है। माने अधिकार किसे मिले हैं, इसका निर्णय जनता करेगी, और ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। अगर प्रजातंत्र की कसौटी पर इस व्यवस्था को सही उतारना है, इस व्यवस्था से यह होगा कि चाहे जो भी अधिकारारूढ़ हो जाए, किंतु विधान को लेकर वह मनमानी नहीं कर सकता। इसके प्रयोग में उसे इन आदेश पत्रों का, जिन्हें हमने निर्देशात्मक सिद्धांत कहा है, आदर करना ही होगा। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, अनदेखी नहीं कर सकता। हो सकता है कि इनको भंग करने के लिए उसे किसी अदालत के सामने जवाब ना देना पड़े, किंतु चुनाव के समय निर्वाचकों के समक्ष उसे निश्चय इसका जवाब देना होगा। अर्थात जवाब देने से बच नहीं सकते, जनता के सामने तो जवाब देना ही पड़ेगा। इन निर्देशात्मक सिद्धांतों का कितना बड़ा महत्व है, इस बात का और सही आभास तब मिलेगा जब सच्चाई की शक्तियां अधिकारारूढ़ होने का प्रयास करेंगी। यह कहना कि इनमें दायित्व आरोपित करने की शक्ति नहीं है, विधान में इनको रखने के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। विधान में ये किस स्थल पर रखे जाएं, इस संबंध में तो मतभेद हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि यह बात कुछ असंगत मालूम पड़ती है कि ऐसी व्यवस्थाएं या धाराएं जो प्रतिबंध मूलक नहीं हैं, वे उन धाराओं के साथ रख दी जाए जो प्रतिबंध आरोपित करती हों। मेरे विचार से उनका सही स्थान है अनुसूची 3A और 4 में, जिनमें प्रधान तथा गवर्नरों के लिए आदेश पत्र दिए गए हैं। यह इसलिए कि जैसा मैंने कहा है, ये वस्तुतः अधिशासी वर्ग एवं विधान मंडलों के लिए उस हेतु आदेश पत्र हैं कि वे अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें, किंतु इसे कहाँ रखा जाए, यह तो उपक्रम से संबंध रखने वाली बात है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं, संविधान की कमियां कुछ लोग गिनाते रहते हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है। आज
से ही नहीं बल्कि जब से संविधान की शुरुआत हुई है तभी से इन कमियों को गिनाया जाता रहा है। लेकिन उस समय तो बाबा साहब थे, उन्होंने इन कमियों पर इनका पुष्टिकरण किया कि ये कमियां नहीं हैं, इनका महत्व है। लेकिन आज जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, तो हमें इनकी जानकारी रखना कितना आवश्यक है, यह विचारणीय मुद्दा है। इन सब बातों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन कुछ लोग बिना जाने समझे आक्षेप लगाते रहते हैं और संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं। तो हमें जब तक यह जानकारी नहीं होगी, तो हम उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। लेकिन दरअसल बात कुछ और है। आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की बात समाप्त हुई। धन्यवाद।